चलिए, तो बिना समय गवाए मैं कुछ पीडीएफ में क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को एक बार ओपन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कितना लेवल तक सही है और हमें कितनी और जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो ये पीडीएफ है, मैंने कर लिया ओपन। फोटो को कर देते हैं थोड़ा छोटा और पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन करना भाई। इससे क्या होगा कि आपने जितना पढ़ रखा है ना उसका भली भांति आपको नॉलेज हो जाएगा। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है लेकिन वो नॉलेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बीच में मैं लेके आया हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्विकली कर दीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डैश हॉरिजॉन्टल रूप से दिखाई देता है, मतलब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बात एक ही है, और वर्कशीट विंडो के बाईं ओर संख्या द्वारा पहचाना जाता है। क्विकली बता दीजिए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी हमारे एक्सेल के बाईं ओर जो नंबर में रिप्रेजेंट होता है इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपीयर किया जाता है। ठीक है, बता दीजिए भाई, वो सेल है, कॉलम है, रो है या फिर हेडिंग से। तो आप सभी को पता है कि सेल सर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारे किसका, कॉलम्स एंड रो का। तो यहां पर कुछ ऐसी बात बोली नहीं जा रही है। अगर हम कॉलम की बात करें, अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम, हमने कॉलम के बारे में पढ़ा था कि कॉलम हमारे वर्टिकल होते, कैसे होते, वर्टिकल होते और इन्हें लेटर के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। वही रो की बात करें तो रो हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ी थी। रो कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, और ये नंबर में होती है। तो नंबर और रो, नंबर वाला और हॉरिजॉन्टल वाला दोनों पॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है, एमएस एक्सेल में सेल में नंबर आमतौर पर डैश अलाइन होता है। यानी सेल में जब हम नंबर लिखते हैं तो नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है डिफॉल्ट रूप से। ये देखो, ये मैंने बड़ी सी सेल बना ली। आपको अगर याद हो तो अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने अलाइनमेंट दो पढ़े थे। एक हमने वर्टिकल पढ़े थे, वर्टिकल को हम टॉप, मिडिल और बॉटम कहते थे। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में हमने लेफ्ट, सेंटर और राइट पढ़ा था। ये हमारे हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे वर्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने डिफॉल्ट रूप से किन केस की बात की सर, डिफॉल्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला था कि यहां पर आपको डैश लिखना है और यहां पर आपको नंबर लिखना है, यही तो बताया था। ये नंबर क्या है सर, बॉटम राइट है, तो यहाँ पर राइट दिया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। यानी सेकंड का सर पिछली क्लास कैसे मिलेगी, मैंने नहीं ले पाई थी, छूट गई थी। आप अपने बैच में जाइए या फिर आपके पास व्हाट्सएप है, वहां पर लिंक भेजी गई होगी तो वहां से आप ले लीजिएगा विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर टेस्ट का पूछा जाता तो आप क्या लगाते, टेस्ट का लगाते लेफ्ट। वहीं अगर वर्टिकल डिफॉल्ट अलाइनमेंट पूछा जाए कि हमारा वर्टिकल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे सर, बॉटम होता है, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से हमने तीन ही अलाइनमेंट पढ़ी है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत मतलब ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एमएस एक्सेल के टाइटल बार पर मौजूद नहीं होता। टाइटल बार पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। हमारे एमएस वर्ड या फिर एमएस ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबके जो सबसे टॉप की बार होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। यही है, टाइटल बार में हमने तीन चीजें देखी थी, क्या क्या सर, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल का नेम और तीसरा था कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में तीन चीजें आती थी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जिसे हम रिस्टोर भी कहते हैं, और लास्ट था क्लोज। तो आप सभी को पता है क्लोज है, लेकिन स्टार्ट बटन नाम से कोई हमारा टाइटल बार पे अवेलेबल नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फोर भी रिप्रेजेंटेड है, फोर भी कर दो। क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में डैश कंटेन वन एंड मोर वर्कशीट,
ठीक है, बहुत मतलब बोला जाए कि सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक या एक से अधिक जो सीट को कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है सीट में जो होता है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन है, तो ये तो नहीं होगा, एक्टिव सेल नहीं, तो आंसर होगा वर्कबुक इज द करेक्ट आंसर। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यही अभी तक जो हमने डेटा पढ़ा है ना वो बेसिक पढ़ा है, मतलब जो टर्म हमने पढ़े थे उनमें बेसिक टर्म पढ़े थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमएस एक्सेल में सेल A1 में, सेल A1 में मैंने जनवरी दर्ज किया, ठीक है, सेल A1 का मैंने सिलेक्शन किया और फिल हैंडल की मदद से, किसकी, फिल हैंडल की मदद से 5वीं रो तक मैंने उसे ड्रैग करा दिया। तो फिल हैंडल क्या करता है सर, एक रेंज में, एक सीरीज में हमारी सेल में जो संख्या है या फिर जो नंबर है, जो भी टेक्स्ट है, उसे फिलिंग का काम करता है। पूछा ये जा रहा है कि A4 सेल में क्या आपको रिप्रेजेंट होगा, A4 सेल में क्या आएगा। तो आप सभी को याद है, जैसे सपोज दैट आपका ये सेल है A1, इसमें क्या लिखा है सर, जनवरी लिखा है, ठीक है, यहां से फिल हैंडल चलेगा तो A2 में आपके पास फरवरी आएगा, A3 में आपके पास क्या आएगा, A3 में आपके पास मार्च आएगा, A4 में क्या आएगा सर, अप्रैल आएगा, और A5 में क्या आएगा, क्योंकि 5वीं तक किया गया अप्रैल, सर ये मई आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 में अप्रैल आएगा, क्यों, क्योंकि ड्रैग किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों रिप्रेजेंटेशन दोनों को करिएगा। द डिफॉल्ट जूम परसेंटेज ऑफ, मतलब इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में देखो जूम के तौर पर 3 चीजें याद रखना। एक तो डिफॉल्ट जो कि 100% होता है, मिनिमम कितना बताया था सर, मिनिमम होता है हमारा कितना, मिनिमम होता है हमारा 10 और मैक्सिमम 400। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 10% था और मैक्स आपका कितना था 400, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर एमएस वर्ड का पूछा जाए, ये आपका एक्सेल है, अगर वर्ड का पूछा जाए तो क्या करेंगे सर, वर्ड में डिफॉल्ट 110 होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। 7 कर दीजिए, जिन्होंने 6 कर दिया है 7 कर दीजिए। जब आप एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट इंटर करते हैं, मतलब सेल में कोई टेक्स्ट इंटर किया आपने, तो वो टेक्स्ट या फिर कंटेंट हमारा कहां पर रिप्रेजेंट होता है। आप सभी को याद है कि इंटरफेस में 2 प्लेस हमने पढ़े थे, नेम बॉक्स और हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है। नेम बॉक्स क्या करता है सर, सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं फॉर्मूला बार में हमने ये देखा था कि फॉर्मूला बार सेल में लिखे हुए कंटेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों स्क्रीन पर है, दोनों को बता दीजिए। 8 में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में बिन लॉस ऑप्शन किस मेनू टैब के अंतर्गत दिखाई देता है, मतलब जो बिन लॉस ऑप्शन है वो कहां पर रिप्रेजेंट होता है। तो बिन लॉस हमने पढ़ा कहां पर है, आप उसी आधार पर बता दीजिए, क्विकली बताइए। और 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल टूल का एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ डेटा भरने में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मैक्रोज, वी लुकअप, पिवट टेबल या फिर फिल हैंडल। तो बता दीजिए भाई। चलिए पहले ये बताओ बिल लॉस होता क्या है। सर हमने स्पार्क लाइन पढ़ा था, स्पार्क लाइन हमारी 3 प्रकार की थी सर। एक तो हमारा कॉलम था, लाइन एंड विन
स्लैश करके लॉस, ये तीनों हमने स्पार्क लाइन पढ़ी थी, तो आंसर क्या होगा? और स्पार्क लाइन कहां मिलती है सर? इंसर्ट में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अभी जिस पैटर्न की हम बात कर रहे थे वो हमारे फिल हैंडल की मदद से होता। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है, क्विकली बता दो। 10 में क्या है? एक्सेल फॉर्मूला में कौन सा सिंबल स्पेसिफिक फिक्स कॉलम एंड रो को, मतलब किसी रो एंड कॉलम को फिक्स करता है? चलिए, आप सभी को याद है कि डॉलर साइन का हमने यूज पढ़ा था, जो सेल के रेफरेंस को डिफाइन करता है। किसको? रेफरेंस को। और रेफरेंस भी हमने 3 पढ़े थे, अगर आपको याद है। कौन? रिलेटिव, जिसमें कोई भी डॉलर साइन नहीं होता। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जिसमें डॉलर साइन होता है। मिक्स्ड, जिनमें किसी एक के पहले डॉलर साइन होता है। तीनों याद होंगी ना आपके लिए? चलो, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ आप सेल के डैश के आधार पर एक या फिर एक से अधिक सेल का फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। मतलब सेल का वो क्या है जिसके आधार पर हम कंडीशनल की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं? सेल की ब्रेथ, यानी हमारे सेल की चौड़ाई, सेल की हाइट, सेल की वैल्यू, या फिर लिंक्स। तो लिंक्स, हमारे सेल में लिंक भी लग जाती है। पूछा जा रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके आधार पर लगाई जाती है? तो आधार क्या है, बेस क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का? सर वैल्यू होगा, क्योंकि सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है उसी के आधार पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमने 5 रूल पढ़े थे। हाईलाइट सेल, टॉप एंड बॉटम, कलर स्किल, वार, और हमारा आइकॉन सेट, पांचों आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क्स इन द पिवट टेबल फील्ड? आप सभी को याद है कि पिवट टेबल फील्ड में हमारे पास, जब हम पिवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमारे पास 4 फील्ड आते हैं। 4 फील्ड आते हैं, याद है? कौन कौन से? सर कॉलम, रो, फिल्टर एंड वैल्यूज। कॉलम लेवल, रो लेवल, रिपोर्ट फिल्टर एंड वैल्यूज। फॉर्मूला नाम की कोई भी फील्ड हमने नहीं पढ़ा। फॉर्मूला नाम का कोई भी फील्ड हमने नहीं पढ़ा। 4 ही फील्ड पढ़े हैं ना? याद है? तो भूल गए, भूलना मत भाई, खतरनाक हो जाएगा अगर भूल गए तो। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में सेल के रेफरेंस को लॉक करने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? हमें सेल के एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो हमारी वो कौन सी फंक्शन की है? आप बोलोगे सर F4। F4 से हमारे एमएस एक्सेल में सेल के एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर 4th होगा और इसका भी आंसर 4th होगा। दोनों का आंसर 4th ही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज करने, उसे स्टोर करने या फिर मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? सर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। तो जिसकी हम अब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं वही आंसर होगा, क्योंकि वही है, मथुरा जाएं और राधे राधे ना कहें, तो ऐसा तो मुश्किल है ना। हम एक्सेल के क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रोग्राम पूछा है, तो वही एक्सेल तो स्वाभाविक बात है कि आना ही पड़ेगा उसे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन ऑफ एमएस एक्सेल 2010? 2010 में डिफॉल्ट मार्जिन
क्या है, नॉर्मल, वाइड, नैरो या फिर कस्टम मार्जिन? जी क्विकली बताओ। और भाई जाना मत, क्योंकि इस क्लास के एंड में नेक्स्ट क्लास का टाइम क्या रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज क्लास का टाइम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग बिना सुने चले जाएं, फिर आप वेट करते रहना कि सर आज क्लास नहीं हुई कोई, या फिर क्लास पहले ही हो जाएगी, तो भाई जरूरी है। ठीक है, कर देंगे सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा सर? नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल 365, सर ये कहां से आ गया? भाई आपको याद है MS ऑफिस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, MS ऑफिस 365 होता है, कैल्क था, गूगल का सीट था, आइवर का नंबर था। तो ऐसा नहीं है, एक्सेल 365 मतलब MS एक्सेल, अलग से थोड़ी है। क्या बोला है कि कौन सी स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है? ठीक है, टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है, जिसमें इसमें डेटा, मतलब जो हमारा डेटा होता है वो इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सारी कमांड्स, फॉर्मूलाज एंड फीचर्स अवेलेबल होती है। मतलब टाइटल बार के नीचे क्या है और उसमें हमारे पास क्या क्या चीज, देखो आप सभी को याद है कि रूरल लाइन हमारे किसमें, एक्सेल में होती नहीं है, ये हमने पढ़ा है। अगर हम स्टेटस बार की बात करें तो ये हमारे स्क्रीन का, एक्सेल की स्क्रीन का या सबसे बॉटम की बार होती है। ठीक है, स्क्रॉल बार की बात करें तो स्क्रॉल बार हमारे सीट के लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड बॉटम में थी, तो ये भी नहीं होगा। आप सभी को याद है कि टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे रिबन था, पूरा खेल ही रिबन का है, क्योंकि रिबन हमारे तीन चीजों से मिलकर बना है, टैब, ग्रुप एंड कमांड्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों रिप्रेजेंट है, दोनों को कर दीजिए भाई। क्या है? कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है, मतलब हमने कॉलम चार्ट पढ़ा है सब, हमने तो सारे चार्ट पढ़ी है। कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी देखो, क्लस्टर, स्टैक, 3D या फिर स्टॉक। आप सभी को पता है कि कॉलम एक अलग टाइप ऑफ चार्ट है और स्टॉक अलग टाइप ऑफ चार्ट है, तो स्टॉक को हम कॉलम चार्ट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते। और ये वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो चार्ट के ऊपर आज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब चार्ट की जो कैटेगरीज है उनमें दूसरा चार्ट रख देते हैं, पूछना कौन सा इनवैलिड है, या फिर कभी कभी वैलिड भी पूछ लेते हैं। आपको पता है क्लस्टर और स्टैक दोनों हमने कॉलम और बार दोनों के साथ पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक डैश चार्ट तब उपयोग होता है जब सीरीज लेवल टेस्ट होते हैं और MS एक्सेल में महीने मतलब मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स में हमारा जो समान दूरी वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। जी, मतलब वो कौन सा चार्ट है जो समय के साथ ट्रेंड को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर मंथ है, क्वार्टर्स है एंड ईयर है, तो टाइम है। टाइम हमारा कौन रिप्रेजेंट करता है? तो टाइम के आधार पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो चार्ट पढ़े थे, लाइन या फिर एरिया। आप किसके साथ जाओगे? क्विकली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, राडार सरफेस तो होगा नहीं, कंफर्म है लाइन इज द, क्योंकि जब ट्रेंड दिखाना है, ट्रेंड दिखाना है तब हम लाइन के साथ स्पेशली जाते हैं। तो 17 को फिर से समझा दो, 17 को फिर से समझा दो। आपने चार्ट पढ़े थे ना, कॉलम में चार्ट में, कॉलम चार्ट की जो कैटेगरीज हैं उनमें क्लस्टर चार्ट बनता है, स्टक बनता है, 2D बनता है, 3D बनता है, लेकिन कॉलम के अंदर स्टॉक चार्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम अलग टाइप ऑफ चार्ट है, स्टॉक अलग है। स्टॉक को कॉलम में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टाइप अलग है,
तो एक दूसरे की कैटेगरी नहीं हो सकते। ठीक है, कल का सेशन एक बार फिर से देखना है जहां पर मैंने चार्ट को समझाया। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बबल चार्ट। बबल चार्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। चलिए पहला मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर देखो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट कंपेयर अक्रॉस द डेटा सीरीज। तो आपको पता है जब कंपैरिजन की बात आती तब आप किसके साथ जाएंगे, क्या बबल के साथ जाएंगे? आप बोलो नहीं सर, कंपैरिजन के लिए हमने तो चार्ट कौन सा पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर बोला जा रहा है स्टॉक, स्टॉक के लिए स्टॉक चार्ट है, क्या ये बबल में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, इट इज यूजफुल बैट ऑप्टिमम, ऑप्टिमम के लिए हमने सरफेस को पढ़ा, किसको? सरफेस को पढ़ा। याद है डेफिनेशन भूल गए तो जाहिर सी बात है बबल हमारा 3D था। बबल की क्वालिटी ये थी कि बबल हमारा 3D, और भाई इसमें तो साइज ऑफ बबल भी लिखा है, हिंट दे रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्विकली बता दीजिएगा, ये अच्छा है, यहां से आपको पता भी चल जाएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू एडिट legend entry in the selected data source dialogs in MS Excel। MS Excel में जो सेलेक्टेड डेटा सोर्स के अंदर हमें लीजेंड की एंट्री को एडिट करना है तो कैसे करेंगे? आप सभी को याद है, आप सभी को याद होगा, होगा ना भाई, होना तो चाहिए ना, क्योंकि लीजेंड कहां पर है सर? चार्ट में होते हैं। सही बात है, तो सेलेक्ट सबसे पहले चार्ट का सिलेक्शन होगा, ये बात कंफर्म है। तो जब चार्ट का सिलेक्शन होता है उसके बाद हमें डेटा का सिलेक्शन करना पड़ता है। डेटा के सिलेक्शन के बाद हमारे पास सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग्स आता है। किसका आता है? सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग्स आता है, उसमें लीजेंड एंट्री करेंगे तो वहां से एडिट हो जाएगा। आपके पास मैंने यहाँ पर फिगर भी दे रखा है कि आप जैसे ही जाएंगे चार्ट का सिलेक्शन करेंगे तो चार्ट का सिलेक्शन करते ही हमारा ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डेटा, ये आ रहा है सेलेक्ट डेटा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। और यहां पर आपका लीजेंड एंट्रीज है जिसमें ऐड, एडिट और रिमूव सब कुछ कर सकते। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ठीक है। ये था हमारा जितना मैंने अभी तक पढ़ा, अभी तक पढ़ा उसका प्रैक्टिस, ठीक है। अभी तक हम इंसर्ट टैब तक मूव कर चुके हैं और हमारे सिर्फ दो ही टैब बचे हैं जिसका नाम फॉर्मूलाज है एंड डेटा। डेटा पर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर मतलब बहुत समय से डेटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन फॉर्मूलाज पर तो हर बार आते हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन फॉर्मूलाज टैब पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ 3 पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मूला का यूज करते क्यों है, और दूसरा अगर कर सकते हो तो उसका सिंटेक्स। लेकिन दो सबसे मैंडेटरी होते हैं। जब आप अगला सेशन पढ़ो तो वहां पर 2 पॉइंट याद रखना कि वो फॉर्मूला किस कैटेगरी का है और उसका यूज आखिर हम करते क्यों हैं। सिर्फ 2 कंसेप्ट पे जाना, बाकी उसका प्रैक्टिकल उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं फॉर्मूलाज वही फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी फॉर्मूलाज में फंक्शंस पढ़ती हैं और फंक्शन में वही फंक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड या फिर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आज अगर आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखोगे तो कुछ ऐसे फंक्शन भी मिलेंगे आपको जो कि मतलब नए हैं, सेपरेट है, तो भाई उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल में फंक्शन लगभग 450 के समथिंग है और फंक्शन की कोई गारंटी नहीं कि आपकी शिफ्ट में आए। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि जो ज्यादातर आता है
मैं उसके कंटेंट के साथ जाऊं। बाकी आपको बताऊंगा भी कि अगर आप किसी फंक्शन को खुद से पढ़ना चाहते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसके एग्जांपल्स, उसके रिमार्क्स, ये सारे पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे।